नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो सरकार 2024 में। बात कर रहे हैं एग्जिट पोल्स की। एग्जिट पोल्स से अब आगे बढ़ेंगे कल हम काउंटडाउन पे, जहां पे असली नतीजे आएंगे, और इस बीच में पोल्स, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। चुनाव क्या हुआ, पॉलिटिक्स कितनी हुई, जाति किस दिशा और दशा तय कर रही है इस देश की, और अब सरकार जो बनेगी वो किस तरीके की पॉलिसीज या वहां पे किस तरीके की चीजें होंगी या होनी चाहिए, ये सारी चीजें जान रहे हैं, समझ रहे हैं। देश का बड़ा पैनल हमारे साथ में, ये देश का सबसे बड़ा डिजिटल शो है जहां पे 100 घंटे लाइव हम जा रहे हैं, और जहां पे 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, अलग अलग पैनल पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे। फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी जी के साथ में, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हेड हैं, और अरविंद जी हमारे साथ में। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू लवजीत जी, थैंक यू जी। और अरविंद जी, क्योंकि आपने तो जमीनी स्तर पे देखा है चीजें, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और बहुत घूमे हैं, और इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में आपने उत्तर प्रदेश की खाक छानी है। उस खाक से किस तरीके के संकेत निकल के आए हैं, और क्या लगता है कि क्या कोई लहर थी? क्योंकि जब हमने चुनाव के की शुरुआत देखी थी, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तब हम एक लहर की बात कर रहे थे या देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब बीच का समय आया तो वहां पे लहर कम, और कहीं ना कहीं कह लीजिए कि अंडर करंट जैसी बात आने लगी कि नहीं, लहर तो नहीं है लेकिन अंडर करंट है, कुछ अलग चीजें हैं, कुछ बदल रही हैं। और अब तीसरे दौर में जब हम आगे आ रहे हैं, जहां पे अब हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब काउंटडाउन की तरफ, तो वापस से, या जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो वापस से वही लग रहा है कि लहर है, और मोदी मोदी 3.0 या हैट्रिक तो तय है। क्या लगता है कि क्या ये मिक्स्ड संकेत निकले उत्तर प्रदेश की जमीन से, या अभी सब कुछ वैसे ही है जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है? तो जी देखिए, हमें एक बात समझना होगा कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें आपने देखा कि पहले फेज में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का की रणनीति जो थी वो कुछ और थी, सेकेंड में कुछ और थी, थर्ड में कुछ और थी, फोर्थ में, फाइव में, सिक्स में, सेवेंथ में, हर बार रणनीति बदलती रही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उन्होंने समय के साथ चीजों को तुरंत फटाफट बदला और उसको एग्जीक्यूट किया नीचे लेवल पे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको पहले हम पहले चरण में हम लोग जब पश्चिम में चलते हैं तो पश्चिम में मुझे याद है अच्छी तरह से कि उस समय अयोध्या का लग रहा था कि अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है और अयोध्या के नाम पे ही सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अयोध्या का जो करंट था वो करंट तो था, लेकिन वो सुनामी की तरह नहीं था। वो करंट था लेकिन लोगों के मन में था, वो खुल के सामने नहीं आया था, क्योंकि काफी समय जो है चुनाव होने, अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के बाद काफी समय लग गया चुनाव होने में। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं एनालिसिस कर रहा था, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव फर्स्ट फेज के चुनाव में शुरुआत में दिखाई पड़ा, खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जब वहां पर बयान दिया था गुजरात में छतरियों को लेके, तो उसको लेके एक विवाद शुरू हुआ था। वो फर्स्ट फेज के शुरुआती दौर में उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद उनके जो बड़े नेता हैं, ठाकुर जो बड़े नेता है, उन लोगों ने बयान देके चीजों को अब खत्म करने की कोशिश की कि अब जैसा मुद्दा नहीं है। तो ये मैंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने चीजों को समय के साथ मैनेज किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही थी, वो समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से चुनाव में दो बातें हो रही थी, हिंदू और मुस्लिम की जो बात कही जा रही थी, पहले दौर में वो बहुत तेजी के साथ नहीं हो पाई, लेकिन आपने देखा कि दूसरे दौर में जैसे चुनाव पलटा, एक साथ इस पे जो है पार्टी ने शुरुआत की, और पूरी की पूरी तस्वीर जो है बदल गई, और पूरा फोकस उनका दूसरे चरण में रहा, तीसरे चरण में रहा, चौथे चरण में रहा, इस पे पूरा फोकस रहा। फिर पांचवें, छठवें और सातवें चरण की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि मध्य में जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें मध्य में जो सीटें हैं उसमें खास तौर पे बरेली बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेठी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीटें हैं, लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पकड़ में है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ज्यादातर सीटों पे चुनाव जीत जाएगी। मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि कहां कहां क्या स्थिति चल रही, जो सीटें जो है जहां पे एनडीए के जीतने की उम्मीद है, खासतौर पे फिरोजाबाद की सीट है जहां से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा में बहुत देर हुई, और यहाँ पे प्रत्याशी का मुझे लगता है कि चयन को लेकर काफी मंथन हो रहा था, लेकिन वहां पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिरोजाबाद एक बड़ी सीट है जो एनडीए, जिसको एनडीए के हाथ से जा सकती है। दूसरी जो बड़ी सीट है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आगरा जो ग्रामीण इलाका है जहां पर चार साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत विरोध किया था। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। बाबूलाल
जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे ने चुनाव में उतरने का काम किया, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत डैमेज इन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अब उसका रिजल्ट जब आएगा तो वो देखना अच्छा खासा दिलचस्प होगा कि आखिर रिजल्ट क्या आता है। उसके अलावा मुरादाबाद के लिए, यहाँ मुरादाबाद से इनके लिए अच्छी खबर है। मुरादाबाद में जो सांसद के प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़े थे, उनकी डेथ हो गई, बर्ग की डेथ हो गई। दोनों जो लोग थे जो आमने सामने हुआ करते थे, उन दोनों लोगों की डेथ हो गई। अब वहां पे ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां पे चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, और फिर उसके बाद वहां पे दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, चाहे जो जीते हारे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहां पे जयवीर सिंह और डिंपल यादव के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है, और इसका रिजल्ट भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। उसके बाद अगर हम बरेली बढ़े तो बरेली में दो बड़ी सभाएं प्रधानमंत्री की तरफ से की गई संतोष गंगवार के टिकट न देने के बाद। ऐसे में बरेली बहुत अहम हो जाता है। कहा जा रहा था कि संतोष गंगवार के जो लोग हैं वो नाराज थे, लेकिन बाद में चीजें कंट्रोल की गई, और कहा जा रहा है कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए है वो जीतेगी। पीलीभीत की सीट की पूरे देश में चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। वरुण गांधी का जब टिकट काट दिया गया तो जितिन प्रसाद को वहां टिकट दिया गया, और ये भी जानकारी मिली कि जितिन प्रसाद ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो चुनाव वहां से जीतने की पूरी स्थिति है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बदायूं की अगर बात करें तो बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं साक्य साहब, रघुवीर सिंह साक्य, वो जो है चुनाव लड़ रहे थे। आदित्य यादव जो कि शिवपाल के बेटे हैं, उनके खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई हुई है, अच्छी खासी लड़ाई हुई। और आपने उस समय देखा भी था कि किस तरीके से संगीमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया था, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। और आपको ये भी याद होगा लोजीत की स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य, और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर थे, और उसका जो परिणाम है वो देखना अच्छा खासा दिलचस्प होगा कि वहां पे ऊंट जो है किस करवट बैठता है। क्योंकि बदायूं में कहा जा रहा है कि आदित्य यादव ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, तो ये सीट भी जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सीट भी जो है बीजेपी के खाते में नहीं आ सकती है। मुश्किल है, टफ है, लड़ाई कठिन है। उसके बाद कन्नौज की सीट जहां से अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहां पे सुब्रत त्रिपाठी सुब्रत सॉरी माफ कीजिएगा सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक ने पिछली बार जो है चुनाव हराया था, वहां से जीत हासिल की थी। वहां का परिणाम भी बड़ा दिलचस्प होगा। अमेठी में जो किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है लवजीत की किशोरी लाल शर्मा ने बहुत अच्छा खासा लंबा समय जो है अमेठी में दिया है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने बहुत सारा काम वहां पे किया है। ये देखना अच्छा खासा दिलचस्प होगा कि किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी में जो है किस तरह की लड़ाई, उसका रिजल्ट किस तरह से निकल के आता है। क्योंकि लड़ाई तो अमेठी में भी है, और अगर भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं हुआ होगा तो परिणाम स्मृति ईरानी के पक्ष में होगा। अगर भीतरघात हुआ होगा तो परिणाम अप्रत्याशित होगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा। रायबरेली के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो है वहां पे प्रियंका ने अच्छा खासा उसको संभाला, और वहां पे राहुल गांधी की स्थितियां बहुत मजबूत हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी के तरफ से जो है वहां पे कई मीटिंगें की गई, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर आप वहां देखें तो अदिति सिंह ने लगातार जो है चुनाव से अपने आप को बाहर रखा। उसके अलावा मनोज पांडे ने जो ज्वाइन किया था उनको एक बड़ी सभा में शामिल कराया गया, लेकिन ये सारे लोग एक हो नहीं पाए। तो वहां का रिजल्ट जो है ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुल्तानपुर से जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, आपने देखा कि आखिरी में जो मोनू सिंह थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसका कितना असर होगा चुनाव में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेनका गांधी का गढ़ बहुत मजबूत है, वहां से उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की स्थिति बहुत अच्छी है, वो मजबूत स्थिति में है। अगर उसके बगल में हम उन्नाव चलें तो साक्षी महाराज बेहतर स्थिति में है। कानपुर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है तो वहां पे उनकी स्थिति अच्छी है, वो वहां जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पूर्वांचल में आ जाते हैं, जहां पे 1 तारीख को चुनाव का मतदान हुआ था, 13 सीटें थी, वो बहुत बड़ी लड़ाई में है लवजीत। और वहां पे प्रधानमंत्री महोदय की भी सीट आती है, बनारस की सीट, जो जहां पे उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार प्रधानमंत्री महोदय 4,70,000 से जीते थे। इस बार कहा जा रहा है कि टारगेट जो है तकरीबन 7 लाख रखा गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां से अजय राय और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो रिजल्ट आता है उसमें जीत और हार का अंतर कितना होता है। बगल में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहा जा रहा था कि सहानुभूति की लहर है, लेकिन वहां पर एक संघ कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं राय साहब, वो उनकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि अमित शाह ने लगातार वहां पे जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जो लोगों के बीच में दिक्कतें थी उसको मैनेज किया और सीट को जीतने लायक बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे अगर हम बढ़े तो जौनपुर की सीट की पूरे देश में चर्चा हो रही थी। धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। बाद में गृह मंत्री महोदय के हस्तक्षेप के बाद धनंजय सिंह की पत्नी जो श्रीकला धनंजय है, उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया और वहां से श्याम यादव, जो कि पिछली बार लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनको दोबारा भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। वैसे वहां पे कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच में बहुत दिलचस्प लड़ाई हो रही है। ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि श्याम यादव जो है वो कितना वोट काट पाते हैं। इसमें बहुत कुछ निहित है कृपा शंकर सिंह की जीत या हार। उसके बाद अगर हम मऊ चलते हैं, जहां से राजभर परिवार के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से राजीव राय समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नारद राय के बलिया से ज्वाइन करने के बाद उसका फायदा जो है बलिया में तो मिला ही, गाजीपुर और आसपास के जिलों में भी मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजीव राय बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में रहा है। ऐसे में अरविंद राजभर के लिए चुनौती कठिन हो जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां का क्या रिजल्ट आता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कभी सीट हुआ करती थी, अब वहां से रवि किशन जो है चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं। बीच में उनके विवाद को लेके भी एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ बयान सामने आए थे, लेकिन उसको उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन वहां पे रवि किशन के अलावा वहां पे योगी आदित्यनाथ का चूंकि वो गढ़ है और उन्हीं के नाम पे वोट पड़ता है, तो गोरखपुर भी सेफ है। और वहां पे कहा जा रहा है कि जो है सिर्फ ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि हार जीत का अंतर कितना होता है। तो एक ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ये है, कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है लगभग उसके आसपास ही जो है उम्मीद की जा रही है कि नंबर्स उत्तर प्रदेश के होंगे। हाँ, एक मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का खूब वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ा है, और ये महिलाएं हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने का काम करेंगी। जी अरविंद जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल के लिए आपको और रोकूंगा 2 मिनट के लिए, तब तक मैं बाकी एक्सपर्ट जो पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल जी हैं, जो कि हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है सर। और विजय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है। ताहा खान हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, चिंतक हैं, पॉलिटिकल और माइनॉरिटीज को भी बहुत करीब से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारे साथ में है। स्वागत है ताहा जी। और साथ में गौरव सिंह सेंगर, मेरे सहयोगी, हमारे साथ में है। तो ये एक बड़ा पैनल है और देश का सबसे बड़ा शो सरकार 2024 इंडिया न्यूज बिजनेस पे चल रहा है। डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा शो, जहां पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पोल्स की, पॉलिटिक्स की और पॉलिसीज की। और मेरे ख्याल से सभी पैनलिस्ट जो सामने थे वो देख रहे होंगे वरिष्ठता किसको कहते हैं, कि जब अरविंद चतुर्वेदी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश एक झटके में घुमा दिया और सारी की सारी सीटें एक हाथ में, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी कागज के, बिना किसी आंकड़े को हाथ में रखे कहीं पे इधर उधर नजर डाले, और पूरा उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर खींच दी। तो ये जबरदस्त था अरविंद जी। उसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद की जबरदस्त पकड़ है, और पता चलता है कि जमीन से जब चीजें होकर के आती हैं तो आपको किसी टेलीप्रॉम्प्टर की और किसी कागज की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ आपके हाथों पे, आपके आपके दिमाग, सारा आंकड़ा उंगलियों के होता है। अरविंद जी, इससे पहले कि आप, क्योंकि आप व्यस्तता भी बहुत है, तो बस एक चलते चलते आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें, क्योंकि आपने सीट स्पेसिफिक तो बता दिया, अब मेरे को पूरा समीकरण अगर जोड़ करके हम इसकी समरी निकालें तो क्या लगता है कुछ आदान प्रदान है? कुछ सीटें जो पहले हमारे पास थी भाजपा के पास में, वो उनको जाती हुई दिख रही हैं, और कुछ सीटें जो भाजपा में नहीं थी वो आ गई हैं। कुछ अदला बदली है कि अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए, कुछ फर्क पड़ा है क्या? जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब हमने देखा था तो मायावती का जो वोट शेयर था वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन इस बार क्या लोकसभा चुनाव में उस फैक्टर को कैसे देखते हैं? 2 चीजें, पहले तो एक समरी मेरे को नंबर्स में दे दीजिए कि कितनी सीटें और देखिए, क्या मैं फर्क। जो देख रहा हूँ कि 10 के आसपास सीटें जो हैं, 10 से 12 सीटों के आसपास जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। और उसका जो बड़ा कारण है वो एक तो ये है कि जो यादव और मुसलमान हैं
वो बड़ा इंटैक्ट था, मतलब वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ा मुझे जमीन पे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट लेने में कामयाब रही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य में जो है वो हरिजनों का वोट लेने में कामयाब शायद नहीं रही। उसके आंकड़े बूथवार आएंगे तो हम लोग ज्यादा बेहतर उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसपे मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की नजर जाएगी, जो 52 सीटें पहले फर्स्ट फेज में जो है घोषित की गई थी, उसमें 47 या 48 सीटें ऐसी थी जो रिपीट की गई थी। तो ये जो रिपीट सीटें की गई थी उन लोगों के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी। जहां भी मैं गया वहां पे जनता ने इनका जम के विरोध किया। और मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव में जो जीत हार होगी वो नरेंद्र मोदी की होगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मेहनत की, इतनी सारी सभाएं उत्तर प्रदेश में की, अलग अलग क्षेत्रों में की, इतनी सारी बैठकें की, ये अपने आप में मतलब मैंने तो अपने जीवन में ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा जिसने लगातार काम किया हो। और मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने भी खूब काम किया। लेकिन आप विपक्ष में भी देखिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन लोगों ने भी काम किया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हमें एक पक्ष ये भी समझना होगा कि ग्राउंड पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, बूथ पे जो उनके लोग हैं, इसके बारे में भी इनकी एक ये बड़ी कमी नजर आई। अगर क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन जमीन पे मुझे नहीं नजर आया, उसका परिणाम में असर आपको दिखेगा। और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर काम करती है, मैं नहीं समझता कि और बाकी दूसरे दल करते हैं। तो इसका भी फर्क लवजीत आपको नजर आएगा। जी, ठीक है। तो संगठन और उसकी ताकत का फर्क, और वहां पे एक एक्स्ट्रा संगठन भी होता है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में, तो उसका भी ग्रास रूट लेवल से उसका फायदा निश्चित रूप से आरएसएस का भी मिलता है। तो वो किसी से दबा छिपा नहीं है। इस बार बस सिर्फ एक बार उस तरीके का बयान नड्डा जी का शायद आया था कि उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अरविंद जी, उसको भी अगर कंप्लीट कर लें उस सवाल को भी, तो क्या अभी भी जरूरत है आरएसएस की, या भाजपा अब अपने आप में इतना सक्षम है कि जरूरत नहीं है? नहीं सर, भाजपा को जरूरत है, क्योंकि मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक शहर घूमा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या है कि कई आयाम होते हैं और उन आयामों का अलग अलग काम होता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ऑर्गेनाइज होकर काम किया जाता है। और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो नड्डा जी के बयान के बाद भी वो लोग काम ना कर रहे हों। निश्चित रूप से वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो ये उनकी प्रकृति है, उनका नेचर है। रिजल्ट आने दीजिए, फिर शायद हम लोग ज्यादा उस विषय को लेके चर्चा और परिचर्चा करें तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी ये जरूर है कि लास्ट फेज में जो इलेक्शन में देख रहा था, जो 13 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट स्विंग हुआ है। और उस स्विंग की वजह से कितना फर्क पड़ेगा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चीजें स्विंग हो रही हैं। वो वोट जो है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के फेवर में गया है। वो कितना बड़ा अंतर पैदा करता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा, तो ये लेकिन उल्टा आप कह रहे हैं अरविंद जी, क्योंकि जब जो शुरुआत हुई थी पहले फेज में, तब जिस तरीके के परसेंटेज कम आया था जो पोलिंग का, तो उससे ये समझा जा रहा था कि वहां से माहौल बन रहा है या कुछ हुआ है, और बीच में जाकर के वो फिर वापस से पलट गया था, फिर भाजपा की तरफ होता हुआ दिख रहा था। लेकिन आप ग्रास रूट लेवल से ये कह रहे हैं कि शायद आखिरी फेज जो है वो ज्यादा पलटता हुआ या ज्यादा नुकसान करता हुआ हो सकता है, या भाजपा को नुकसान करता क्योंकि हुआ। उनके और पास कई सीटें थी ना पिछली बार, आप अगर लॉजिक देखें तो इनके पास बहुत सारी सीटें इन्होंने जीती थी। इन्होंने जौनपुर जीती थी, जौनपुर की सीट जो है बीएसपी के पास थी। अफजाल अंसारी गाजीपुर की सीट बीएसपी के पास थी। मऊ की सीट बीएसपी के पास थी। आजमगढ़ की सीट मुझे याद है अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, बाद में भले समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार गई। तो कई सीटों पे उन्होंने विजय पाई थी। जो पूर्वांचल का जो गढ़ था ना, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत गहरी पैठ थी। इस बार ये अच्छी बात है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के लिए ये कमी मैं कहूं कि क्योंकि उनका संगठन नहीं है, तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। भले ही उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, जनता नेचुरल रूप से उनको वोट कर रही हो, ये मैं कह सकता हूं, बट संगठन न होने से उसका असर उसका दिखाई पड़ेगा उसको। संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है और उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। चर्चा को जारी रख रहे हैं, लेकिन आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, तो इस चर्चा को जारी रख रहे हैं, सारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं और शुरुआत कर रहे हैं। गौरव जी, आपके पास कुछ सवाल था जो आप पूछना चाह रहे थे। गौरव, आपका माइक म्यूट पे है शायद। जी सर, मेरा सवाल सर सीमा जी से है। सीमा जी, सवाल ये है कि आज जब एग्जिट पोल आ गया कल, और पिछले 2 दिन से एग्जिट पोल पे ही बात चल रही थी,
तो उसके बाद आज पहली बार अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सीधे बीजेपी पे हमला बोला, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि हमें नजर रखनी होगी जो भी काउंटिंग चल रही है उस पे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ हेरा फेरी की जा सकती है, हो सकता है कि वोट काउंटिंग की जो स्पीड है उसे स्लो करा दिया जाए, या फिर रात के बत्ती ही गुल करा दी जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? जी, और सीमा जी इसमें फिर जोड़ रहा हूँ कि वो 3 साल की बात करी थी, सावधान, सतर्क और क्या क्या चीजें। और आज जो लिस्ट, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था, तो वो जो पर्चा था वो इतना इंटरेस्टिंग पर्चा था कि मुझे लगा पूरी तो लिस्ट, इसमें समरी तो पूरी आ ही गई, कोई चिंता की बात ही नहीं कि अगर जर्नलिस्ट को किसी को देखना हो कि क्या क्या चीजें, क्या पॉइंटर्स, किसी पे भी अगर सवाल पूछना हो तो पूरी लिस्ट उन्होंने दे दी। लेकिन क्या बहुत देर नहीं करती? अब क्या फायदा है, क्या मतलब बनता है? तो बीच का समय है, एक दिन की बात है, कल तो सारे नतीजे आ जाएंगे। अब उस लिस्ट को जारी करने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये पर्चा क्या है? सीमा जी। देखिए, मुझे लगता है राजनीति में लिबरेट ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो आपको जीतना और दूसरा जनता के बीच में अपनी परसेप्शन डेवलप करना। तो डेफिनेटली कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस की कोई भी दूसरी पार्टी हो, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार सीटें जीतना। बट अगर सीटें किसी वजह से जीतते नहीं, जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको देखकर लगता है कि बीजेपी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ में, और कहीं ना कहीं जो बार बार बात की जा रही थी इंडिया की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उस आंकड़े से वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो वो परसेप्शन जो है एक जनता के बीच में, अगर कहीं पे किसी तरीके से भी कुछ ऐसा खामियाजा होता है नंबर में, तो उसके लिए पहले से एक अजेंशंस या परसेप्शंस बनाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जाता है। वो सभी पार्टियां करती हैं अपने अपने तरीके से। कल जब रिजल्ट आएंगे तो शायद उसके बाद दूसरे तरीके से रखे जाएंगी चीजें, लेकिन ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, इससे पहले भी चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक जितने भी विपक्ष की पार्टियां, उन सबका ये मुद्दा रहा है कि इलेक्शन कमीशन नंबर 1 कि वो पूरे तरीके से पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया। बार बार ये हर जगह पर वो इस बात को उठाते रहे हैं। ईवीएम मशीन का मुद्दा वो बार बार उठाते रहे हैं, और अब जब क्योंकि ईवीएम का खेल खत्म हो चुका है, उसके बाद अब काउंटिंग शुरू होनी है, तो डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आए थे उसमें भी जो परसेंटेज दिखाया गया था उसकी डिलेइंग को लेकर के इशू उठा है। तो तमाम इस बार जितने भी आप मुद्दे देखेंगे चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसी भी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, या सरकार कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट पर या इलेक्शन मैनेजमेंट पर अपने तरीके से काम करेगी, जिससे हमको बचने की जरूरत है। ये विपक्ष की तरफ से बार बार बोला गया है, और शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें किसी ना किसी तरीके से उनके दिमाग में ये है कि अगर सरकार नहीं बना पाते हैं, विपक्ष का एक अच्छा नंबर नहीं लेके आ पाता, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से हार होगी। हार इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आए हैं, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि सब अपनी अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन फिर भी सब लोग एक तरीके से इंडी के अंडर में जिस तरीके से सब एक साथ आए और सब लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन सब कुछ करने के बावजूद, क्योंकि कई बड़ी पार्टियों ने अपनी काफी सीटें छोड़ी हैं, तो उसके बावजूद भी अगर वो सीट छोड़ते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी हार होगी, और उस हार का खामियाजा किस तरीके से पूरा किया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि आप कि अपनी जो अगर कहीं पे कोई हार होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए ग्राउंड तैयार करने का, या अपने अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज तो देने की, या पेशबंदी तो एक आपको पहले से भी कर अवेयरनेस भी लेनी हो चाहिए, और सकती उसके बाद एक उसका एक्सप्लेनेशन, एक तरीके से जस्टिफिकेशन, नहीं क्यों क्या हुआ, और हमारी गलती कम है और कोई थर्ड पार्टी गलतियां ज्यादा है। रमेश जी, आपके पास आ रहा हूँ माइक अनम्यूट करके। एक बार मुझे ये बताइए, क्योंकि ये फेयर पॉइंट है जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, और उसके ऊपर उसकी जो भूमिका रही है इस पूरे चुनाव के दौरान, उस पर सवालिया निशान तो लगे हैं, चाहे वो विपक्ष के ही हम कहें और चाहे पत्रकारिता की दृष्टि से भी कहें, कि कहीं ना कहीं कुछ तो संदेहास्पद तो है ही, क्योंकि रेजिग्नेशन होता है, फिर नियुक्ति होती है बहुत लेट में, जिस तरीके के फेजेस की बात होती है। क्यों हम कहाँ तो एक तरफ बात कर रहे हैं कि एक देश, एक राष्ट्र और एक चुनाव, और यहाँ अभी भी हम 7 फेजेस में कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं पिछली बार की तरह या उससे पहले की तरह। क्यों नहीं 7 को 4 और 4 को 3 करते हुए एक की तरफ बढ़ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। और अब फिर ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है, जहाँ पे कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है, पोलिंग होती है, वहां नंबर्स कुछ और होते हैं, और जब तक फिर
10 दिन बाद जब कोर्ट से आदेश होता है या कुछ और चीजें होती हैं, शोर मचता है, तो फिर आंकड़े आते हैं और उसमें यहाँ तक कहा जाता है कि शायद 1 करोड़ का नंबर चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं तो संदेह तो होता है। और क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा जब कल हम काउंटिंग के दौर में जाते हैं, या ये सिर्फ विपक्ष का शिगुफा है? रमेश? नहीं लवली जी, देखो निश्चित तौर पे जो इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली है वो सवालों को घेरे में है, इसमें आप नकार नहीं सकते हो। 3-4 एक जिंदा उदाहरण हमारे सामने है, चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, पिछले जब 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो एक व्यक्ति अपने बूथ में जब वोट डालने जाता है, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो उस समय उनको अपना वोट नहीं मिल पाता, उनके घर वालों को वोट उस बूथ पे नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है पूरे देश से निकल के आई हैं ये पिछले 7-8-9 सालों में। उन पे सवाल उठे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही अपने तरह से किसी तरीके से उनको बदलाव करने की कोशिश की। लेकिन ये अलग चुनाव इस बार का हो रहा है, जो पहले दिन से, पहला चरण जब 19 तारीख को स्टार्ट होता है और आखिरी चरण तक मेरे ख्याल से दर्जन भर कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का डेलीगेट उनके पास जाता है, सारी चीजें बताता है। अगर आपने गौर से देखा होगा, किसी भी उनकी शिकायत पे कोई शिकायत पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब जब कल परसों जब पूरा एग्जिट पोल आया है, उसके बाद से जब चीजें, जो संदेह पैदा हुआ है, उसको लेके भी अब जयराम रमेश ने जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया है अमित शाह के ऊपर की जो ये एग्जिट पोल और जो आगे काउंटिंग होने वाली है, उसके लिए अमित शाह जी ने पूरे देश के 150 डीएमओ को फोन करके चेतावनी दी है और उनको गड़बड़ी करने के लिए सीधे तौर पे ये उनको कहा है। तो ये बड़े आरोप है, इनसे आप पीछे नहीं हट सकते। अगर पीछे हटना है, बचना है, तो आप बिंदुवार तरीकों से उनके ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं उसको आपको छाटना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ गए हैं, अगर आपने गौर से देखा होगा, एग्जिट पोल से घंटे भर पहले तक जितने भी हम लोग समीक्षक थे और जितने भी नेता थे, इवन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर थे, वो भी इस बात को नहीं मानते थे कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यहाँ तक आएंगे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी आपके अरविंद चतुर्वेदी जी जब पूरे उत्तर प्रदेश का खाका बता रहे थे, सब बता रहे थे, तो इनको मैं एक बार और सुन रहा था, तो मैं इनके साथ में भी था, तो उनकी भी राय आज पूरी बदली हुई है। पहले मेरा पीलीभीत जिला है, बगल में बरेली है, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस बार की जो बदली हुई है अच्छी तरीके से हमें पता है। इसमें क्या, अब इनके बारे में जब कोई समीक्षा करता तो अब ये कहता कि पीलीभीत बहुत आराम से सीट निकल रही है और बरेली की सीट बहुत आराम से निकल रही है, जबकि जिसने भी जमीन पे इस बार चुनाव को देखा है और नीचे उतरा है, तो उनको पता है कि स्थिति इस बार बहुत अलग आ रही है, बहुत अलग रही है। कैंडिडेट बिल्कुल एंड पे उतारे गए। ये पहला चुनाव ऐसा है जिस दिन नामांकन दाखिल हो रहा उसी दिन पॉलिटिकल पार्टियां अपना कैंडिडेट घोषित कर रही, चाहे कैसरगंज का हो जाए, चाहे अमेठी का हो जाए, रायबरेली का हो जाए। तो ये नए तरीके का चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग करा है। वो प्रयोग ये करा है कि हम मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। महंगाई का मुद्दा, दूध का मुद्दा, टोल टैक्स का मुद्दा, ये कई सारे ऐसे मुद्दे थे बेरोजगारी वाले, उस पे इन्होंने आने की कोशिश नहीं करी। पहले चरण में एक शब्द निकालते हैं तो उस पे राजनीति पूरी होती रहती है, इंडिया गठबंधन उसी पे घूमता रहता। फिर मुर्गी मच्छी मंगलसूत्र, दुनिया भर की चीजें आती रही हैं। एक ऐसे वर्ड जब एक चुनाव के समय, एक चरण के समय कहा, जब दूसरा चरण आता है तब तक उसी मुद्दे पे ये सब बहसें होती रही है। ये बहुत बड़ी चालाकी थी इस समय भारतीय जनता पार्टी की। और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाए। अभी जब छठे चरण का चुनाव हो जाता, दूसरे दिन दिल्ली के भारत मंडपम पे प्रोग्राम होता है, मैं भी उस प्रोग्राम में था, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया था कि 400 का जो आंकड़ा था ये वास्तविक नहीं था। मुझे सामने वाले को फंसाना था कि वो मुझे हराने की तरफ ध्यान ना दें, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि हमें 400 पार नहीं होने देने भारतीय जनता पार्टी में। और कमोबेश वैसा ही हमें दिखाई भी दिया। 400 का आंकड़ा पार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार जो स्थितियां नीचे थी और जो पॉलिटिकल पार्टियां, मुझे वैसे लगता है सर कि जब आपको टारगेट सेट करने होते हैं, चाहे आप कंपनी में भी होते हैं और आप रेवेन्यू टारगेट्स या किसी भी चीज के टारगेट सेट करते हैं, तो आप बड़े टारगेट्स ही करेंगे, पिछले बार से ज्यादा ही करेंगे निश्चित रूप से, तभी आपकी टीम उस पर मेहनत करेगी और काम करती है।
और पॉलिटिक्स में अगर हम राजनीति में बात करें कि यहाँ पे अगर नुकसान होना भी है एक बार को मान लीजिए, तो नुकसान मतलब बैकलैश आएगा तब जब आंकड़े आएंगे और ये कोई कहेगा कि मीडिया में बातचीत होगी या कहा जाएगा कि साहब ये आपने तो 400 कहा था, ये तो 399 आया। क्या फर्क पड़ता है उससे अगर 272 के ऊपर है तो कितना भी नंबर आए, कितना भी कम हो, 400 से कितना भी कम हो और 272 से कितना भी ज्यादा हो, फर्क तो पड़ता नहीं है, सरकार तो बनी रही है। वो तो एक मोटिवेशन के लिए शायद एक अच्छी चीज थी। अगला सवाल विजय जी के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड और उनसे ले लेता हूँ। विजय कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? और इसमें एक और चीज जिस पे चर्चा करना चाह रहे हैं, एक गौरव जी हमारे जो सहयोगी हैं वो एक वैलिड पॉइंट रेज कर रहे थे। गौरव जी। जी सर, विजय सर, सवाल ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो मंत्री और विधायकों के जो पद हैं उसके बेसिस पर डिसाइड किए जाएंगे, या फिर हम दूसरी साइड बात करें जो दूसरे दलों के नेता थे उनको बीजेपी में आने के बाद अब उनका एक टाइम आ गया जहां पे उनकी जो असली परीक्षा है वो रिजल्ट के बाद सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे नेताओं को अपने दल में शामिल किया और उन्हें बड़े पद भी दिए। तो वहां पे ये सवाल आता है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है कि उनका सही में ट्रू एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद ही है। जी विजय जी, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। पार्टी का कार्यकर्ता जिसने इतने साल दिए हैं पार्टी को, अपने तो पसीने खून पसीने से उसको सींचा है, वो बेचारा परेशान है। एक तो वैसे टिकट नहीं दिया उसके बाद भी, और एक आंकड़ा मैं देख रहा था तो भाजपा के अंदर में इस बार जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं उसमें 25% कैंडिडेट्स वो हैं जो कि बेसिकली भाजपा से नहीं है या कांग्रेस से रहे हैं या विपक्षी दलों से रहे हैं, जो कि लाए गए थे और उनको टिकट दिया गया। मतलब हालत ये हुई कि आज आपको पार्टी ज्वाइन कराई गई और शायद उसी मंच पे ही टिकट भी दे दिया गया। उस तरीके की भी हमने देखी। तो एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हुए इस चुनाव में, लेकिन इसको पार्टी के अंदर में कैसे देखते हैं और क्या वाकई में उसका नुकसान उस तरीके से नहीं होगा संगठन को, परेशानी? देखिए लवलीन जी, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की है, क्योंकि वो अपने आप को क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है या भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जो भी कह लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने कि पार्टी को बहुत लंबे समय से सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है, जो या उन्होंने बहुत अपनी अहम समय दिया है जो जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेज स्तर पर प्रवक्ता ही रह गए। वो पिछले कम से कम अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उन्होंने करीब 5-6 अध्यक्षों के साथ केवल प्रवक्ता का ही पद संभाला। उनको कभी वो जोड़ तोड़ का मौका नहीं मिला कि वो टिकट हासिल कर लें और वो चुनाव में भी उतर सके, और उसमें से बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की स्थिति में भी आ गए हैं। तो ये असल में ये बदला हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक वो है समय है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है चीजों को, अपने कार्यकर्ताओं को पीछे करती है। और जो ये कैंडिडेट बाइंग वाली सिचुएशन है कि भाई जो पार्टी उस संसदीय क्षेत्र से जीत रही है, जो व्यक्ति उसका पिछले चुनाव में जीता हुआ है, क्यों ना उसको ले आया जाए और उसको ला करके भारतीय जनता पार्टी से खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि वहां के समीकरणों में वो ज्यादा बेहतर सूट करता है उनको। तो ये चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या मैं कहूं कि राज्यसभा के चुनाव भी, अगर उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी उसको ये जोड़-तोड़ बिठाना पड़ा था अपने एक सीटों को जीतने के लिए। तो ये जो गणित है वो ये बताता है कि भाई जब टिकट कंफर्म हो गया तो उस पार्टी के कैंडिडेट ने आपके यहां एंट्री ली। दूसरी बात ये हुई कि जब आपने उसको अगले दिन डिक्लेयर कर दिया कि वो हमारा कैंडिडेट है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, जो वहां पर ऑलरेडी एक पहले से जीतते रहे हारते रहे हैं, या जो पिछली बार सांसद थे उसकी जगह दूसरा आदमी आ गया, और ऐसा भी नहीं था कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है कि साहब 75 साल के बाद में हम नहीं देंगे, तो वो तो अभी 75 साल के हुए नहीं, उसके पहले ही आपने उनको जो है कह दिया कि साहब मैंने हम दूसरे तरीके से इस सीट को कर रहे हैं और आप जो है अब अभिभावक या दूसरी भूमिका में आ जाइए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, ये उनके लिए दौर जो है वो थोड़ा सा कठिन है। बहुत सारे लोगों की नाराजगियां भी इस बीच में मैंने सुनी है कि जिन्होंने कहा कि साहब इस पार्टी पे हम राज्यपाल तो बन गए, लेकिन हमारा भी वही राइट है जो आपका राइट है, क्योंकि हमने भी इसको खड़ा किया है। तो
ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्विरोध और आपसी जो क्लेम और झगड़े जो हैं वो चल रहे हैं। ये आप जो ऊपर से देख रहे हैं वो स्थितियां नहीं है। स्थितियां यही है कि आने वाले समय में जब पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी या सत्ता से किसी कारण से भी बाहर होगी, तो जैसे कि मतलब एक जो सत्ता का चरित्र है वो पार्टियों के कैडर पे, पार्टी के कैडर बेस से रिफ्लेक्ट होता है और नेताओं पे दिखता है। तो वो अभी वैसा दौर तो नहीं आया है ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये सब चीजें भी आपको नजर आएंगी, क्योंकि अभी नाराजगी का किसी को खुल के इजहार करने का और सामने खुल के बोलने का ये जज्बा जो है अभी मैनेज किया हुआ है लोगों ने अपने आप में, उसको रोका हुआ है और ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि लीडरशिप के खिलाफ बोल सकें। ये एक्चुअली ये बीजेपी का जो अभी वर्तमान है वो ये कहता है कि अगर आपने बोला तो आपको पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से या पार्टी में जो अपेक्षाएं होती है एक राजनीतिक व्यक्ति की, वो कुठाराघात उनमें हो सकता है और वो अपेक्षाएं आपकी वो हो सकती है, धूमिल हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं। जी थैंक यू। अनुज जी, एक आपके पास ला रहा हूँ, और अभी विजय जी जो कह रहे थे उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल रही है। वो कह रहे हैं कि लॉयल्टी मायने नहीं रखती, आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती, विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप जीत सकते हैं तो आ जाइए और जीत के दिखाइए और जीत के एक सीट बढ़ाइए, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी एक इकलौती जो रिक्वायरमेंट है वो है सीट, गिनतियां ठीक रहनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम को इस तरीके के उसको कैसे देखते हैं सर? ये तो बड़ा क्या राजनीति के हिसाब से और सोशली क्या ये फैब्रिक को छेड़छाड़ करने वाली चीज है, और या इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में? रमजीत जी, मुझे लगता कि ये कुछ नया है, ऐसा कुछ भी नया हो रहा है बीजेपी जो कर रही है। यूपी की अगर सिर्फ राजनीति देख लीजिए तो सपा, बसपा और कांग्रेस के जितने लीडर थे वो आपस में इतनी अदला बदली की उन्होंने कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो सपाई है, बसपाई है या कांग्रेस का है। लगभग हर नेता हर पार्टी में रहा है। वही आज भाजपा में स्थिति है। भाजपा में अगर 25% कैंडिडेट बाहर के हैं तो कांग्रेस के 20% कैंडिडेट आज के डेट में बाहर के हैं। यही सपा और बसपा की स्थिति है। तो जो लोकल में इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रखता है, जो विनिंग कैपेसिटी रखता है, उसको पार्टियां चुनती हैं। और अगर कोई पार्टी आई सत्ता में रहने के लिए आई, को अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा के आधार पर जय हिंद जय भारत कराने के लिए तो नहीं आई है। अगर सत्ता में नहीं आएगी तो नीतियों को, उन कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित करेंगे? और सबसे बड़ा हथियार अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास है तो वो विप है। तो कोई भी विचारधारा का व्यक्ति आ भी जाए, लेकिन अगर पार्टी में आता है और अगर संसद में, विधानसभा में उसे अपने मत की अभिव्यक्ति करनी होती है तो विप पहले इशू हो जाता है पार्टी का, तो पार्टी लाइन पे चलना पड़ता है उसे। तो विचारधारा से कोई समझौता भी नहीं होता है। जिस पार्टी लाइन को पर चलना होता सरकार एज ए रूलिंग गवर्नमेंट, तो वो चला लेते हैं आराम से। और अगर आप ज्यादा आइडियलिज्म में पड़ गए और आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो है तो आइडियल कार्यकर्ता है, लेकिन उसके पास विनिंग कैपेसिटी नहीं है, उसका फंड भी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है उतना, उसका नेटवर्क भी नहीं है, और वो जिता नहीं पाया, तो फायदा क्या हुआ उसका? अगर अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपना गेम खेला हुआ उसने। और फिर अब जैसे पंजाब में बीजेपी ने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को लिया, अब कांग्रेस के नेता लेने से बीजेपी को नुकसान क्या हुआ? बीजेपी के लिए कुछ खोने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि इतनी बुरे हालत थी विधानसभा चुनाव में कि उसके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था। आज बीजेपी 3 से 4 सीटें पंजाब में लेने जा रही है, तो और इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही है, अकाली दल से अलग होकर अपनी पहचान बना रही है। उसके वोट बैंक भी लगता है अकाली दल से ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी लार्जेस्ट पार्टी अगर पंजाब में बन जाती है थोड़े से खेल से, तो उसमें क्या नुकसान है? तो ऐसे में जो कार्यकर्ता जो आज तक 20 साल से 30 साल से उपेक्षित पड़ा था, जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो कम से कम मुख्यधारा में आ रहा है और कल के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएं खड़ी हो रही पार्टी के लिए। असम में भी भाजपा ने यही प्रयोग किया, हेमंत विश्व शर्मा को लेकर आए। कर्नाटक में उन्होंने एक बिल्कुल नए व्यक्ति को उठाकर सीएम बनाया दूसरी पार्टी से आए हुए। तो ये प्रयोग भाजपा ने किया, बड़े सफलता से किए हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि किसी पार्टी में अच्छे सक्षम व्यक्ति हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको उचित स्थान देंगे, उनको उचित सम्मान भी देंगे। आप मजबूरी में कांग्रेस में, बसपा में, सपा में, किसी और पार्टी में मत शामिल होइए। हम अगर आपको साथ मिलेंगे तो आपको आपके पद और कद के अनुसार सम्मानजनक स्थान देंगे। तो उनकी क्षमताओं का, उनकी प्रतिभाओं का मुख्य धारा में इस्तेमाल हो जाता है देश की, तो उसमें क्या नुकसान है? तो बहुत सारे ऐसे अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। सीधी सी बात है, राजनीति बड़ी व्यवहारिक चीज होती है सर। आप अपने चैनल पर कोई एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो उस एंकर को या उस पत्रकार को कितने तक झेल लेंगे? हो सकता है उसके कैरेक्टर बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे गुणों वाला हो। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही राजनीति चलते हैं और चलना भी चाहिए।
निश्चित रूप से। और इनफैक्ट कल ही हमारे संस्थान की एक टाउन हॉल हुई थी और उसमें जो टॉप जी। परफॉर्मर्स थे उनको सम्मानित किया गया है और जी। कई लोग तो दुबई तक का टिकट मिला हुआ है, वो घूमने भी जाएंगे। तो परफॉर्मर्स को तो मैं इसी एक तरीके बात से इलेक्शन कमीशन पे भी कुछ लोगों ने टिप्पणी करी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां 100 करोड़ लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो? 100 करोड़ वोटर शायद यूरोप अमेरिका की जनता पूरी जनसंख्या मिलाकर भी नहीं है। अमेरिका में इलेक्शन प्रोसेस में 6 महीने पहले शुरू हो जाता है और इलेक्शन की काउंटिंग 15-15 दिन तक चलती रहती है। अलग अलग काउंटीज में अलग अलग उनका मैकेनिज्म है। सबकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे एडवांस कंट्री है अगर देखा जाए तो। और भारत में अगर 2 महीने के फेज में स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है? जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया के लोग इफेक्ट हो रहे हैं ना, उससे पूरा देश तो इफेक्ट हो नहीं रहा। और अगर 7 चरणों का एक मैकेनिज्म बनाया गया है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी उसी तरह से करा रहे थे। तो किसी भी प्रक्रिया को बदलने के लिए बीजेपी सरकार का ही वो है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात उससे पहले 9 करते हैं। चरणों में था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 9 चरणों में चुनाव हुआ है। तो अब 100 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए पूरी सरकारी महकमा चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, हजारों लेकिन सवाल तो पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए होती है, जिनकी शिफ्टिंग चाहिए होती है। जब टीएन शेषन भी थे या पिछले 2 इलेक्शन में भी हम 100 करोड़ के आसपास ही थे, तो कभी हम बहुत कम तो नहीं रहे। नहीं सर, बहुत पिछले इलेक्शन में मेरे ख्याल से 92 करोड़ के आसपास से हम वोटर 8-7-8 करोड़ वोटर बढ़े होंगे। तो बहुत नहीं थे, 125 करोड़ और पिछले बार और उससे पहले तो वो ठीक है कि हम बहुत तेजी से जनसंख्या भी है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन ठीक है, और इसी को और आगे ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें समझनी है और हमारे साथ में ताहा खान है। ताहा जी से मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटी कैसे देखती है। आपका माइक अनम्यूट करके बताइएगा, क्योंकि वो आप बहुत तरीके से आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं और यूपी के अंदर में खासकर, क्योंकि वहां पे बुलडोजर राजनीति रही है, वहां पे बहुत सारे ऐसी वाली चीजें हमने देखी हैं जिसमें बहुत सारी खबरें जिनका की असर। और इस बार लेकिन एक चीज मिसिंग दिखी, वो बुखारी साहब का जामा मस्जिद से कहीं कुछ फरमान आता हुआ तो मुझे शायद नहीं दिखा, मेरी नजरों के सामने तो नहीं आया। आप बेहतर बता सकते हैं। और वो अलग बात है कि वहां पे अब एक कोई छोटे नए बुखारी साहब भी आ गए हैं, इमाम हो गए हैं, लेकिन कोई बयान आता हुआ तो नहीं दिखा। क्या यह आया है? बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। जहाँ तक अल्पसंख्यकों की माइनॉरिटी की बात होती है और उसमें भी मुसलमान की बात होती है, तो एक धारणा ये बनी हुई है कि मुस्लिम हमेशा धार्मिक आधार पर वोट किया करते हैं और ये एक धारणा बहुत लंबे समय से रही है। मेरा मानना है कि जब से मुसलमान वोट देता है, एक तो वो कभी धार्मिक आधार पर नहीं देता है, अपने हितों को पहले देखता है। और जहां तक अगर बुखारी साहब की या फिर किसी ऐसे धार्मिक नेता के कहने सुनने की बात, अब गुजरे जमाने की बात होती है, मुसलमानों में अगर आप देखिए तो पिछले कई चुनावों से तो एक मैच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता आ रही है और एक राजनीतिक समझ उनकी बढ़ी है। वो अब ये देखते हैं कि उनके मुद्दे वही हैं जो पूरे देश के और मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है भारत में रहते हैं, तो जैसे भारत के लोगों की परेशानियां हैं तो मुसलमानों की भी परेशानियां हो सकती हैं और मुसलमानों में कुछ ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि उनसे शिक्षा सबसे प्रमुख आती है कि कहा जाता है कि अब्दुल जो है वो पंचर की दुकान ही चलाएगा, लेकिन अब वो शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब शिक्षा बढ़ रही है तो उनको दिखता है कि उसके अंदर जो सामाजिक और आर्थिक उनकी स्थिति है वो कैसे बदलेगी और कैसे बढ़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि धार्मिक आधार पे मुसलमान वोट करते होंगे कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उसी की तरफ आंख बंद करके उसको वोट देना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, जो कहा जाता है मुसलमानों का बड़ा गढ़ रहा है और वहां पर लोग सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स की तरफ जाते हैं। और ये अगर आप ट्रेंड देखते तो एक ऐसी पार्टी है जो ज्यादातर मुस्लिम को वोट दिया करती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि उस आधार पर मुसलमान सब एक तरफ जाकर वोट दे दें। वो अब मैंने आपसे कहा ना कि उनके अंदर राजनीतिक समझ धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा विकसित हो रही है और वो अब ये देखते हैं कि उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए कौन सी पार्टी उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो सकती है।
अगर आप 80s में देखिए, 90s में देखिए, तो कांग्रेस की तरफ ज्यादातर झुकाव रहता था कि उनको लगता था कि कांग्रेस की एक पार्टी है जो उनको कुछ राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से कुछ दे सकती है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, जब मुलायम सिंह यादव आए तो उन्होंने अपनी बेहतरी मुलायम सिंह यादव के पीछे खड़े होने में दिखाई। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो किसी भी पार्टी का जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, बंधुआ मजदूर नहीं है मुसलमान, वो वहां देखता है कि कैसे कोई राजनीतिक पार्टी, इवन बीजेपी, मुसलमान ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि बिल्कुल सब छुआछूत मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी में भी अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है, क्या आप समझते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को मुसलमान कम पसंद करते थे? उनको बहुत मैं अधिक था आपके पास। सीमा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज जो बता रहे थे जी, और 2-3 चीजें इनफैक्ट उसमें मैं कहूँ कि और हमने वो देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां से भाजपा के कैंडिडेट जीत करके आए हैं। तो ये वाला जो समीकरण है, ये जो बातचीत है, ये तो फिट नहीं बैठती कि भाजपा जो है उसको मुस्लिम वोट नहीं करता है, वो ये कंप्लीटली वो तो नहीं, लेकिन और बदल रहा है। तो वो भी जो कह रहे हैं दहा जी की, और जहाँ पे भी एक वोट पड़ता भी था वो भी बंधुआ मजबूर नहीं है, वो चीजों को समझते हैं, सोच समझ करके वोट कर रहे हैं। एमवाई समीकरण को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश भी थी, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग कितना काम करे, क्योंकि इस बार एमवाई समीकरण के साथ में कांग्रेस भी आ गई है, तो वो वाली सारी चीजों को देखते हुए और साथ ही साथ ओवैसी का रोल कैसे देखते हैं कि क्या नुकसान ही सिर्फ इंडिया अलायंस का हो रहा है और भाजपा का फायदा हो रहा है, या कुछ तीसरी शक्ति भी बन सकता है? देखिए मैं एक तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो अभी बात कर रहे थे जिस पर, क्योंकि किसी भी देश में और किसी भी समाज में अगर धर्म के नाम पर सिर्फ वोट होता है तो देश का नुकसान नहीं होता, बस बल्कि उस कम्युनिटी का भी नुकसान होता है, क्योंकि कम्युनिटी को लोग वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुसलमान इस चीज को समझ रहा है और बदल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा किसी भी कम्युनिटी में नहीं होता, क्योंकि जाट के बेस पे या कम्युनिटी बेस पे देखा है कि गुर्जर हो, यादव हो, जाट हो, बहुत सारे ऐसे समाज हैं, या बीएसपी ने जिस तरीके से एक कास्ट बेस को अपना वोट बैंक बना के रखा है। तो जब भी आप किसी एक पार्टी के या किसी आइडियोलॉजी के बंधुआ हो जाते हैं तो उसमें आपका नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं, वो हमेशा फायदे का सौदा करती है। लेकिन जब कम्युनिटी की बात आती है तो कम्युनिटी को ये मेरे हिसाब से, चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे जात के नाम पर है, उनको ये समझने की जरूरत है। और अभी ये वक्त आ गया है कि हम इसको ब्रेक करें और हम डेवलपमेंट के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर और बाकी तमाम जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उसके नाम पर हम वोट करें और कैंडिडेट के नाम पर वोट करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसको कोई भी समाज समझ रहा है, इस पर सोशल इंजीनियरिंग और किसी तरीके से काम कर रही है, तो इसमें सारे समाज और समाज के वो महत्वपूर्ण लोग मुझे लगता है बधाई के पात्र है, और उन सबको आगे आना चाहिए इस पर काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए। द सेकेंड थिंग जो आपने बोला है कि देखिए अभी पैटर्न धीरे धीरे थोड़े से, जैसे जैसे एजुकेशन का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे जहां जहां एजुकेशन जा रही है वहां वहां पर लोग इस चीज को समझने लगे हैं। तो अभी उस सब में धीरे धीरे आने वाले और 10-20 साल में हो सकता है कि ज्यादा डेंट पड़े, लेकिन इस इलेक्शन में भी थोड़ा डेंट पड़ा है। जैसे मैं देखती थी कि एक तरह से कई बार ऐसा देखा जाता था कि कुछ बहुत हार्डकोर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया और मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों ने अब आगे आके ऐसा देखा है कि अगर हम नहीं करते हैं या हम ये मैसेज देते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो इससे आपके समाज का भी नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स बीजेपी की तरफ भी स्विचिंग की है इस बार, मैं ये कह सकती हूँ। दूसरा, लेकिन ओबीसी जैसे लोग, क्योंकि जहां पर गढ़ है और क्योंकि अगर खासकर अगर हम हैदराबाद जैसी जगह की बात करें तो मुझे लगता है अभी वहां पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओबीसी ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। और पार्टी में भी मुझे वो ब्रेक करना कि जो मानसिकता एक डेवलप होती है उसको तोड़ने में आपका आपके लिए सिर्फ साल भर या एक इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि किसी भी समाज को आइडियोलॉजिकली चेंज करने में मतलब दशक में वो बदलाव आते हैं। जी सीमा जी, आपकी आवाज चली गई है, एक बार विजय जी के पास जा रहा हूँ। आपकी आवाज चली गई है, एक बार विजय जी के पास जा रहा हूँ। विजय जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ हाँ जी। एक सवाल
लेना चाह रहे थे और गौरव जी। जी विजय सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी फंसी हुई नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे इतनी टक्कर है कि हो सकता है कि रिजल्ट किसी के भी फेवर में जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन है, अब ये जो रिजल्ट है ये जो इम्पैक्ट करेगा ये वेस्ट यूपी से लेकर बुंदेलखंड, रोहिलखंड और पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसमें काफी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल है। तो इस पर आपकी क्या राय है? तो देखिए, ये बात सही है, आप जो मुद्दा आपने उठाया है कि उत्तर प्रदेश में करीब 25-30 सीटें ऐसी हैं जहां की टफ फाइट है, और वो जो सीटें हैं उसमें बड़े शॉर्ट मार्जिन से हार और जीत का फैसला होगा। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें कि मुस्लिम बाहुल इलाके भी हैं उसमें, और कई सारी सीटें ऐसी जिसमें कि जो बीएसपी का जो वोट सेगमेंट है वो वहां लीड कर रहा है। तो और तीसरा एक फैक्टर ये भी है कि जो है कहीं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन अभी जो चुनाव में लड़ रहा है उसके पास में वहां पर एज है, वहां पर लीडिंग एज है उसके पास में। तो इन कंडीशंस में, और तीसरा एक फैक्टर और है, वो ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार के चुनावों से करीब 2.5-3% ऑन एन एवरेज कम रही है हर चरण में। ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको उलझा रही हैं, और उसकी जो मार्जिन थी, जो लीडिंग मार्जिन बनती थी इसके पहले, या जीतने का जो एक स्पेस मिल जाता था उतने वोटों से, वो कम हो रहा है। तो ये जो है, जो 30 सीटों के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं उसमें चाहे आप बुंदेलखंड की बेल्ट ले ले, बरेली की बात कर लीजिए, चाहे आप मुरादाबाद की बात कर लीजिए, इवन जो जिसकी आंवला की बात हो सकती है, इवन शाहजहांपुर और इस वाली बेल्ट में भी ये सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो ये तीसरा, जैसे अभी लोग जो काउंट हो रहा था कि साहब जो है मैनपुरी जो है वहां बड़ी फाइट है, लेकिन जो मैनपुरी या कन्नौज की बात करते हैं तो उन जगहों पर फाइट वाली जो सिचुएशन जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि साहब वो फाइट हो सकती है, या उनके कैंडिडेट्स के लिए कहा जा रहा है, ये सिचुएशंस जो हैं इतनी ज्यादा टफ फाइट वाली सिचुएशंस नहीं होंगी आने वाले, या अभी कल तो खैर जब चूंकि रिजल्ट आने जा रहे हैं इसलिए चूंकि ये मैनपुरी लीडिंग है पूरी तरह से, चूंकि सपा का गढ़ है, घर है, गृह जनपद है उनका। दूसरी बात है मुलायम सिंह का बेल्ट रहा है, तो वो सिचुएशंस में और अब स्थिति ये है कि साहब 1-to-1 फाइट है। 1-to-1 फाइट की भी सिचुएशन में जो है आपके लिए जो है मार्जिन को डेवलप करना या बहुत ज्यादा जीतने का जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं इस समझ में नहीं आता। दूसरी बात है, जो बहुत सारे मुद्दे जो पूर्वांचल में खासतौर पे या वेस्टर्न यूपी में उठे थे वो भी इस सिचुएशंस को डेवलप करते हैं रूरल बेल्ट में, खासतौर पे महंगाई और बेरोजगारी की जो बात है। दूसरी बात है जो सेना में भर्ती वाला मामला है, ये सारी चीजें रूरल के लोगों ने बहुत गंभीरता से इस चीजों को हमने चुनाव में देखा है, उन पे विरोध जाहिर करते हुए देखा है। तो ये जो 25-30 सीटें जो फंसने वाली स्थिति जो आप कह रहे हैं उसमें जो बीएसपी की जो 10 सीटें जो थी जिसको कि पिछली बार बीएसपी ने 19 में जीता था उसमें से उनको भी गिन सकते हैं, प्लस 5 से 6 सीटें ऑलरेडी जो सपा के पास चल रही थी। तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस ने कुछ जगहों पे जो सिचुएशंस जो क्रिएट किए हैं उसमें रायबरेली अमेठी की बात कर सकते हैं, इवन थोड़ा सा और अगर आप नीचे उतरे पूर्वांचल की ओर में तो मऊ, आजमगढ़। और अनुज जी एक क्लोजिंग कमेंट चाह रहा हूं कि क्या कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स आ सकते हैं एग्जिट पोल और कल के नतीजों में, मतलब एक्चुअल पोल रिजल्ट्स में क्या कुछ डिफरेंस की संभावना है, या हमें मान के चलना चाहिए कि जो एग्जिट पोल में आया है करीब हम उसी तरीके की तस्वीर देखेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि एक एग्जिट पोल से इतना तो क्लियर होगा कि अपोजिशन पार्टी कितना भी दावा कर ले, लेकिन एक अंडर करंट बीजेपी के फेवर में, नरेंद्र मोदी जी के फेवर में पूरे देश में चल रही है। और अगर 2 कार्यकाल के बाद भी सीटें बढ़ रही हैं एग्जिट पोल के अनुसार,
तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। वो एक उनकी परफॉर्मेंस पर जनता का अप्रिसिएशन है, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये चीजें एग्जैगरेट कर जाती हैं। तो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जिट पोल में, उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब जनता देती है तो थोक में देती है। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी को हर एक ने कहा था कि शायद मार्जिन पे जीते या हो सकता है जीत ना पाए, और जब जीत हुई और मध्य प्रदेश में थोक में एक तरीके से सीटें मिली जिनकी कल्पना नहीं कर रहे थे, किसी समीक्षा में नहीं आ रही थी, किसी हमने सारे चैनलों पर डिबेट की, कहीं पर भी वो चीजें नहीं आ रही थी कि बीजेपी की निकल के आएंगी इतनी सीटें। तो अब तो ये अंडरकरंट साफ साफ दिख रहा है, जिसको विपक्षी दल बार बार आरोप लगा के दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर जितने अभी हमारे बहुत पत्रकार साथी यूपी में भी गिना रहे थे, मुझे नहीं लगता कि काउंट होंगे। अब यूपी में आप देखिए कि आज जब सपा के साथ बसपा नहीं है, आप जयंत चौधरी नहीं है, तो अकेले कांग्रेस के दम पे, जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, कैसे कोई बड़ा चेंज कर लिया, कैसे 30 सीटों पर फाइट हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है एक तरफा चुनाव है सारे। जी, तो जी। चीजें तो इससे ज्यादा बढ़नी है। अनुज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी एनालिस्ट का, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज अनुज जी ने कही है कि चौंकाने वाले नतीजे तो हो सकते हैं, लेकिन चौंकाएंगे उसी साइड में जिस तरफ शायद एग्जिट पोल है, यानी कि और बड़ा प्रचंड बहुमत से भी डबल प्रचंड हो सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना है, लेकिन बहुत दूर नहीं है, बहुत समय नहीं बाकी है, तो कल तक ये सारी चीजें सामने हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया भैया जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अनुज जी, सीमा जी और ताहा जी, समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये खास शो, खास सेगमेंट जहां पर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके की हवा है, किस तरीके का माहौल है और नतीजे किस तरीके के कल आ सकते हैं। कल देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल एक बड़ा एक्साइटिंग डे होने वाला है। ये उसी तरीके की चीजें हैं, क्योंकि बार बार दोनों तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, तो इसलिए लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच आखिर तक अगर बचा रह जाता है दो टीमें, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। शायद उसी तरीके की एक्साइटमेंट, क्योंकि जो शुरुआत थी लहर कुछ और थी, फिर लगा कि अंडर करंट बताया गया और अब फिर वापस से लहर। तो ये दोनों चीजों के बीच में हम झूल रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि अल्टीमेटली किस तरफ किस करवट बैठता है। ठीक है, चलिए एक खास मेहमान और एक छोटा सा सेगमेंट कर रहे हैं जो कि हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जीके सर, जो कि स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, बहुत सारे बड़े राजनीतिज्ञों को उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारी मार्गदर्शन दिया है और सिखाया है, बताया है, और अपने व्यस्त समय में से एक छोटा निकाल करके उन्होंने हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है जीके सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। और एक वही जल्दी से आपसे समझना चाह रहा हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी अभी जहाँ से आ रहे हैं बनारस से और यूपी को देख करके आ रहे हैं, राजनीति को बहुत पास से देख करके आ रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आपके साथ में जुड़े हुए हैं जो कि आपसे परामर्श लेते हैं और आप उनको बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें बहुत सारा पुट होता है, अध्यात्म का भी पुट होता है, राजनीति का भी पुट होता है और ओवरऑल सोशल इंजीनियरिंग का भी पुट होता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, इस पूरी प्रक्रिया को, और इस पे क्या आपका रिएक्शन है? देखिए लवजीत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, हर राजनीतिक पार्टियां अपने लेवल पे वो अपनी कैंपेनिंग जरूर करती हैं, पब्लिक को रिझाने की कोशिश करती हैं, पब्लिक को इम्प्रेस करती हैं, पर एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो पब्लिक को जिस लेवल पे कंफर्ट और कन्वीनियंस है आज की डेट में, तो हमारे अपने राजनीतिक दौरों में भी, चुनावी दौरों में भी ये देखा कि अभी जनता मोदी जी की जगह किसी और को स्वीकारना नहीं चाहती है, और उनको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरीके से उन्हें मोदी जी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता, सब्स्टिट्यूट नहीं दिखता। तो ये चुनाव डेफिनेटली मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है और जनता मोदी जी को ही देख करके वोट देगी और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए, तो ये आपके प्रेडिक्शन है और कहीं ना कहीं कल इसी पे हम और देखेंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या खास बात है मोदी जी में, और ऐसा क्या है जो कि इस 150 करोड़ 140 करोड़ की जनता में कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा भी नहीं हो पाता है, मतलब आस पास भी नहीं फटक पाता है? एक होता है ना कि कहीं कोई उभर रहा है, कोई शुरू हो रहा है, तो कहीं नंबर 2 कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही नाम। देखिए, नंबर 2 ना दिखने के पीछे रीजन है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को दे रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी दूसरा चेहरा ढूंढना तो सही नहीं होगा। दूसरी बात, जो अन्य विरोधी दलों की बात करें या अन्य विपक्षियों की बात करें, उनमें मुझे लगता है कि उनके अनुभव, उनकी स्ट्रैटेजी में काफी कमी है,
क्योंकि ये जो तीसरा इलेक्शन था, अगर इसमें ये देश के प्रति, देश के उत्थान के प्रति कोई इशू ढूंढ पाते, कोई मुद्दा ढूंढ पाते, तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकते थे। पर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चारों तरफ आप देखें, पूरे देश में सिर्फ एक ही प्रचार करने का प्रयास है कि मोदी का विरोध है, मोदी को हटाना है और हमें जिताना है। ये कोई मुद्दा नहीं होता। जनता किसी के साथ यूं ही भावुक नहीं होती। जब तक जनता को जब तक उसके अधिकार नहीं मिलते, जनता को सुविधाएं नहीं मिलती, जनता को उसके कानूनी अधिकार नहीं मिलते, तो जनता किसी के पक्ष में नहीं जाती। तो इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई विषय नहीं है, इनके पास कोई योजनाएं नहीं है जिसके आधार पे ये जनता को प्रभावित कर सकें या लुभा सकें। और अब जनता भी बहुत समझदार हो गई है। जी, तो जनता बहुत समझदार हो गई है और कोई सामने कुछ दिखता नहीं है। देश को कैसे देख रहे हैं, भारत का भविष्य कैसे देख रहे हैं और क्या चीजें आम जनता के लिए एक चलते अगर कि इस देश के अंदर में हम अपना योगदान देना चाहें तो हमारे लिए किस किस तरीके से रास्ते खुले हैं और किस तरीके से भारत क्या विश्व गुरु बनता हुआ बहुत जल्दी देख पाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है लवजीत। देखिए, एक चीज तो निश्चित है कि जब भी कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव में बहुत सारी अच्छाइयां और बुराइयां भी होती हैं। कुछ लोगों को उससे लाभ होता है तो कुछ लोग उससे प्रभावित भी होते हैं गलत तरीके से। तो इस शासन में, इस सरकार में जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं जिसमें बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं। वो अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों से नाखुश हैं, जो उनकी अपनी खुद की उलझन है। अदरवाइज अगर आप देखें तो देश के अंदर जो एक संतुलन है, जो देश को चलाने का एक तरीका है, जो देश अपनी उन्नति की तरफ जा रहा है, जो देश की बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो हर एक किसी की पूरी हो रही है। आज हर एक व्यक्ति, आप देखें कि वो अपने आप को काफी सिक्योर और सेफ महसूस करता है। जो इनसिक्योरिटी की भावना थी आम जनता के अंदर, वो खत्म हो चुकी है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इससे लाभ पाते हैं, कुछ लोगों को हानि पहुंच रही होगी, पर अगर ओवरऑल आप देखें तो देश की जनता इससे बहुत संतुलित महसूस कर रही है, बहुत सिक्योर महसूस कर रही है। और हमारे हिंदुत्व का, हमारे सनातन का जो संस्कार रहा है, जो हमारे साहित्य और शास्त्र रहे हैं, उनका पुनर्स्थापन देखने को मिल रहा है। जो विश्व गुरु भारत पहले था, वो विश्व गुरु भारत फिर बन के दिखाएगा। मैं भी ऐसी अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ जी, बहुत हर शुक्रिया। क्षेत्र में। बस एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं कि क्या नई सरकार और अगर मोदी जी का ही तीसरा टेंडर होता है, जो कि हमें एग्जिट पोल जिस तरीके से नतीजे दिखा रहे हैं और लग रहा है, और आपने भी कह दिया है कि कुछ चिंता की कोई बात नहीं है, मोदी जी ही फिर से लीड करेंगे, तो उनके लिए कोई ऐसा सुझाव, नई सरकार के लिए कोई ऐसा सुझाव जो अगले 5 साल में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया है। ये वो पॉइंट है जिसको मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को टच करते हुए। भाई, मोदी जी को कोई सलाह नहीं दे सकता। मोदी जी तो खुद स्वयं काफी अनुभवी और काफी सधे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत अनुभवी हैं। पर एक सलाह मोदी जी को सलाह के तौर पे नहीं, बल्कि एक विमर्श के तौर पे उनसे कहा जा सकता है कि मोदी जी सब कुछ करें, सारे नियमों की सख्ती सब कुछ करें, किंतु मोदी जी सिर्फ एक चीज और कर दें कि मोदी जी के इस शासन में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, इसमें कोई भी कमजोर आदमी, कोई भी लाचार आदमी और कोई भी असहाय आदमी पीड़ित और प्रताड़ित ना हो। बाकी उन्हें जितने भी सख्त नियम, कानून, तौर तरीके लाने हैं वो लाएं। उसका स्वागत है, सारी जनता उसका स्वागत करती है, हम भी स्वागत करते हैं। किंतु इसमें यह देखना बहुत आवश्यक है कि कोई भी पीड़ित आदमी, कोई भी परेशान असहाय आदमी प्रताड़ित ना हो किसी भी क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, जो कि भाजपा का नारा है, उसी पे ही सबका साथ सबका विश्वास। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी के सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ये हमारे लिए आपने अपना कीमती समय में से वक्त निकाला और ये सारी जानकारी और ये सारे ज्ञान हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव जी, थैंक यू। तो ये थे जीके सर, जो कि अध्यात्म और बहुत अलग अलग तरीके से सनातन को समझते हैं और समझाते हैं, और इनका बड़ा एक वो लोग हैं, बड़ा फॉलोअरशिप है, और खासकर उसमें बड़े बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो कि इनसे सलाह परामर्श लेते हैं। तो उनसे आज हमने भी कुछ चीजें सीखने समझने की कोशिश की। अगले सेगमेंट में जाएंगे जहां हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, वो लोग जो देश के अंदर में व्यापार को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पिछली पॉलिसीज को और आगे किस तरीके की उम्मीदें हैं। खास शो
सरकार 2024 देश का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का शो, जहां पे बात कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं पोल्स को, पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज को। किसे चुना जनता ने अपना नेता। हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम बताएंगे आपको हर खबर का सच सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर।